नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 से संबंधित आधुनिक काल भाग 1 लेकर उपस्थित है। तो आधुनिक काल टॉपिक में हम बात करेंगे आधुनिक काल का नामकरण एवं वर्गीकरण और उसके जो अन्य नाम हुए हैं उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में विद्वानों के क्या मत हैं। तो इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो से पहले की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जब पीडीएफ आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। पेपर 1 से संबंधित भी है और पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भी है। तो सबसे पहले अगर आपने जो कोई सी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आप एक क्रम से देखें, तो आप उनको जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक काल का परिचय। तो ये हमारा इकाई 2 में आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। तो इसमें हम हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, भारतीय पूर्व गद्य का जो भी रहा है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज चलो बात करते हैं आधुनिक काल का परिचय। तो इसमें भारतीय इतिहास का जो आधुनिक काल है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और साहित्य की बात करें तो साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो हुआ है वो भारतीय युग से हुआ है। और उसकी समय सीमा जो बताई गई है वो 1843 से 1923 बताई गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। और इस जो काल था इसको अन्य नाम भी दिए गए हैं विद्वानों द्वारा, जो कि गद्य काल नाम दिया गया है आचार्य शुक्ल द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा आधुनिक काल दिया गया है, मिश्र बंधुओं द्वारा वर्तमान काल नाम दिया गया है, और गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा आधुनिक काल नाम दिया गया था। तो सभी जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अनुसार इसको अलग अलग नाम दिए हैं और उनके अपने अलग मत रहते हैं। तो आधुनिक काल का जो साहित्य है तो वो जो पुराना जो चलता आ रहा था रीतकालीन, जो दरबारी परिवेश में लिखकर जो कवि होते थे तो वो रचनाएं लिखते थे, तो उस परिवेश से निकलकर एक नए जनजीवन के निकट आया। और इस काल में जो नई नई गद्य विधाओं का हम आज इसमें अध्ययन करेंगे, तो इसमें आज तो नहीं, मतलब आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें नई नई जो विधाओं का प्रारंभ हुआ उससे लोगों के बीच जागरूकता आई, लोगों में काफ़ी उसको रुचि के साथ पढ़ा भी गया। और इस काल में जो मुख्यतः जो भाषा प्रयोग हुई थी वो खड़ी बोली हिंदी हुई थी। तो इसमें खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाने लगी थी आरंभ में, और इस काल को ही राष्ट्रीय चेतना का काल कहता था। तो ये सब इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। और अब हम देखते हैं इसमें आधुनिक काल की अवधारणा। तो आधुनिक काल से की अवधारणा क्या रही है उससे संबंधित। तो डॉक्टर अमरनाथ लिखते हैं कि आधुनिकता और आधुनिकीकरण आधुनिकतावाद के लिए क्रमशः मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निज्म शब्द प्रयोग हुए हैं। और यूरोप में जो 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग मिलता है, वो प्रयोग वर्तमान में पर्याय के रूप में देखा जा सकता है, पर्याय के रूप में किया जा सकता है प्रयोग। तो उसको नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो आधुनिकतावाद की हम अगर अवधारणा समझे तो उन्हें विद्वानों के जो मत रहे हैं उसके आधार पर समझ सकते हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि आधुनिकता का संबंध आधुनिकीकरण के फलस्वरूप पुरातन तथा परंपरागत विचारों एवं मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और रूढ़गत रीति रिवाजों के विरुद्ध नवीन और वैज्ञानिक आविष्कारों, विचारों, नए मूल्यों आदि से है। तो इन्होंने इनकी जो मत था कि इनका कहना था कि जो आधुनिकता है उसका संबंध है धार्मिक विचारों, रूढ़गत जो रिवाज चली आ रही है उन सभी के विरुद्ध एक नवीन और वैज्ञानिक आविष्कार या फिर नवीन और वैज्ञानिक विचार जो है, नए मूल्य हैं, उन सभी से संबंधित। और आधुनिकतावाद साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा है, ऐसा डॉक्टर अमरनाथ जी लिखते हैं आधुनिकतावाद के बारे में। तो हम ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो चलिए उनका भी देख लेते हैं कथन क्या है। तो इन्होंने आधुनिकतावाद के बारे में कहा था कि नई शिक्षा प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल रही थी। जो पहले
दरबारी कवि थे, भक्ति पर आधारित जो रचनाएं लिखते थे उससे पहले के, तो ये सभी जो दोनों क्रम हुए, उससे पहले वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी थी, तो उन सभी जो रचनाओं को इस काल में बिल्कुल अलग रूप देखा गया उन सभी रचनाओं का। तो इसमें जो थी नई शिक्षा जो थी, उससे लोगों की विचारधारा भी बदल रही थी, और वो उनके मन में जो देश हित चल रहा था या समाज हित आज के बारे में नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी, और इस काल की गति के साथ साथ उसके उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे पड़ा था। तो उस समय की बात करें तो उस समय की विचारधारा काफी बदल रही थी, और सभी अपने देश हित में लगे थे, समाज के हित में थे, लेकिन साहित्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो इसलिए साहित्य काफी पीछे पड़ा हुआ था, और इसलिए तो उसके बाद भारतेंद्र जी ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़ कर एक जीवन के साथ फिर से लगा दिया, और इस प्रकार हम जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, उन्होंने उसे दूर किया। तो जो उस समय का जो स्थिति रही है, परिस्थितियां क्या थी, हम वो बाद में कल डिस्कस करें, शाम को डिस्कस करेंगे शायद। तो उस समय की जो परिस्थितियां रही उनके आधार पर कह लें, या फिर जो लोगों के अंदर जो सामाजिक परिस्थिति थी, समाज देश में हमारे आज़ादी के समय का से पहले का वो है, तो 1900 के आसपास का जो समय रहा है, उस समय देश में सब समाज हित में लगे हुए थे, देश हित में लगे हुए थे, लेकिन साहित्य के रूप में नहीं देखते थे। और साहित्य की जो शुरुआत की है, साहित्य की जो एक बड़ा नाम है, एक पूरी सेवा की है जो वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने मूल रूप से की है, तो हम उसको ही कल डिस्कस करेंगे। और उसमें उन्होंने एक नया रूप इसको प्रदान किया था। और आधुनिक काल का प्रारंभ पढ़ने से पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक कथन ले लेते हैं कि आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती थी, जो संप्रदाय पुराने चले आ रहे थे उन चीजों का विरोध करती थी, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है और संप्रदाय स्थित संरक्षक है। परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं था, दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं। दोनों में अंतर केवल ये है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम पड़ाव है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ एक गतिशील कदम है। तो ये ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि आधुनिकता जो है वो संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता जी गतिशील प्रक्रिया है। कई बार पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है आधुनिकता को, तो आधुनिकता उन्होंने माना है आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, और ये जो संप्रदाय होते थे वो संरक्षक के रूप में होते थे, उनकी स्थिति संरक्षक की होती थी, परंतु जो परंपरा का उतना विरोध नहीं हुआ है आधुनिकता में। जैसे दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं रही हैं, दोनों में अंतर केवल ये परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ ये अंतिम पड़ाव था, अंतिम चरण था, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ता हुआ एक गतिशील कदम रहा है। और आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, मनुष्य ने अनुभव द्वारा नए जो मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें एक नए संदर्भ में देखने की देश से आधुनिकता उसी को कहते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा अगर हम उनका एक कथन है कि आधुनिकता शब्द दो अर्थ मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है, और मध्यकाल अपने अवरोध और रूढ़वादिता के कारण स्थिर और एक रस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया, और रीत काल में कला और साहित्य अपने जो कथ्य अलंकृत और शैली के रूप में हो गए थे। आधुनिकता काल में जो एक नया शुरुआत हुई, तो आधुनिकता काल में बंधे हुए घाट टूट गए थे और जीवन की धारा विभिन्न स्रोतों में फूट निकली थी। तो उनका कहना था कि जो आधुनिक जो रीत काल की जो बंधी हुई परिपाटी थी, उसमें सिर्फ जो एक ही जो दरबारी से आधारित या कहीं राजाओं को प्रसन्न करने वाला जो रचना लिखते थे, तो उन सभी से अलग होकर आधुनिकता काल में ये वो सभी जो पुरानी जो रीतियां चली आ रही थी उन सभी को टूट के एक नया जो शुरू हुआ, नया काल प्रारंभ हुआ साहित्य के क्षेत्र में। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि आधुनिक शब्द सीधे कालक्रम का सूचक नहीं है। जो काल हमारे अपने समय के यथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध के या अधिक समीप होगा, वही आधुनिक काल होगा। ऐसा इस शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा न समझे कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद का समय जो आधुनिक काल हो गया या उसके आसपास का जो समय है वो आधुनिक काल है। तो ये किसी कालक्रम का सूचक नहीं है।
सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है वह आधुनिकता है। तो जो प्राचीन जो सामंती अंधविश्वास थे उन सभी से बाहर निकलकर जो साहित्य रचा गया वो ज्ञान और विज्ञान से संबंधित था। गुड मॉर्निंग हेमलता जी। और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर हुआ तो वो आधुनिकता है, ऐसा उनका मानना था डॉक्टर रामविलास शर्मा का। और एक कथन और लेते हैं, डॉक्टर कुसुम राय की बात सभी करते हैं। तो कुसुम राय ने लिखा है कि आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आधुनिकता का केंद्र बिंदु नई वैचारिकता और नया भावबोध है, जिसने अपने अनुभव, तर्क और बुद्धि के बल पर कई प्रचलित रूढ़ियों व कृत्रिम बंधनों को तोड़ा है। देखा जाए तो विश्व में अधिकांशतः आधुनिकता का प्रवेश औपनिवेशिक लक्ष्यों के साथ हुआ था, और जो प्राय यूरोप और अमेरिका निर्मित है। पर हमारी आधुनिकता की शुरुआत जो हुई थी वो उन उपनिवेश की वकालत के साथ संस्कृति के आधुनिक विकास से प्रयत्न हुई थी, जिसके केंद्र में बुद्धिवाद, राष्ट्रीयता, मानवता की अवधारणाएं थी, तर्क, संदेह और प्रश्न, और इस समय महत्वपूर्ण औजार बने, जिसके कारण ही औद्योगिकरण के विकास का जो एक समय आया उसमें औद्योगिक विकास के बिना भी कला और साहित्य, शिक्षा और की जो जाति चेतना जो थी वो सभी नए ढंग से विकसित हो चुकी। इनका बहुत बड़ा कथन है। तो इतना ही समझे कि उनका जो कहना था कि वो ये नहीं था कि जो माना जाए आधुनिकता की जो यूरोप और अमेरिका में निर्मित है और उनके प्रयास से जो उस समय का जो औपनिवेशिक लक्ष्य थे वो सब कुछ हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो साहित्य है, संस्कृति है, उसमें आधुनिकता का विकास हुआ है, जिसमें राष्ट्रीयता थी, मानवतावाद था, और कला, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति सभी को जाति चेतना में नवीन ढंग से जो विकास हुआ था उससे संबंधित है आधुनिकता। इसमें राष्ट्रीयता थी, धर्मनिरपेक्षता थी, सांप्रदायिक सौहार्द था और जनतांत्रिक चेतना थी। तो ये सभी जो थे, इसमें लिंग भेद का और जातिवाद का ये लोग विरोध करते थे। तो इसमें सभी कुछ थी, और ये सब कुछ प्रसिद्ध कथन थे, क्योंकि कथन बहुत बार आ जाते हैं कि ये कथन किसका है बताएं, तो इसलिए हमने देख लिया है। तो आप देखते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ, तो कब से किन विद्वानों ने माना है, तो इसको देखें पहले, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने इसको परिवर्तन काल जो 2 भागों में बांटा था, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो परिवर्तन काल का समय जो था 1890 से 1925 विक्रमी तक माना जाता था, और वर्तमान काल जो है 1926 से अभी तक माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय दिया है वो संवत 1900 से अब तक का माना जाएगा आधुनिक काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो छापे काल से प्रारंभ हुआ है, छापे खाने की शुरुआत से है ये। और डॉक्टर कृष्णलाल के अनुसार 1837 ईस्वी है, 1836 ईस्वी है, और बच्चन सिंह के अनुसार 1857 ईस्वी से। तो जो कि देश में जो नया शुरू हुआ था। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार तो 1857 है। तो उसके बाद देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1900 है, अब तक 1900 से जो अब तक का चला आ रहा है। और एक जो मत था जो सभी ने माना वो था 1850 ईस्वी के बाद का। तो 1850 ईस्वी के बाद का जो था वो आधुनिक काल माना गया है। तो इसको हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसको जो पूरा आधुनिक काल है उसकी जो रचनाएं हैं उसको 2 प्रकार से बांटा गया है। इसको लोगों ने अपना अपना आधुनिक काल को नाम तो दिया ही है, वर्तमान काल, आधुनिक काल या गद्य काल। तो इसमें जिस भी चीज की विशेषता रही है या फिर कहे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था कि उन्होंने कालखंड में अपनी गद्य रचनाओं की प्रधानता को देखकर इस काल का ये नामकरण किया था। और जो अन्य कालखंडों में जहाँ केवल काव्य की रचना हुई थी, वहां आधुनिक काल में काव्य के साथ साथ गद्य की भी रचनाएं हुई थी। तो इसलिए इसको उन्होंने 2 भागों में, सर्वेशी सुप्रभात, तो इसलिए उन्होंने इसको 2 भागों में व्यक्त किया है, पद्य भाग और गद्य भाग। तो हम देखते हैं इसमें पद्य भाग में कौन कौन से विभाजन किया है, काव्य धाराएं हैं, और गद्य में कौन से हैं। तो आधुनिक काल का पद साहित्य की बात करें तो आधुनिक काल के पद साहित्य को उन्होंने इस प्रकार से बांटा है। भारतीय युग माना है 1850 से 1900 तक का,
और द्विवेदी युग माना है 1900 से 1920 तक, और छायावादी युग है उसके बाद 1920 से 1936 तक, प्रगतवादी युग है 1936 से 1943 तक, और प्रयोगवादी है 1943 से 1953 तक। तो ये जो क्रम है इसी तरीके से हम और पढ़ेंगे। अभी 7 उसमें बांटा था तो उन्होंने वर्गीकृत किया था, तो हम पहले भारतीय युग पढ़ेंगे, फिर उसका द्विवेदी युग, छायावादी और प्रगतवादी, प्रयोगवादी, तो और फिर उसके बाद नई कविता वगैरह आ जाता है। तो जैसे और देख लेते हैं, तो इसमें नई जो यहाँ पे नई युग लिख गया है, सॉरी, तो नई कविता जो है वो है 1953 से 1960 तक, और जो नई कविता का जो समय रहा है 19, और हिंदी नवगीत का रहेगा दूसरा वाला जो 1960 के उपरांत का रहेगा। नई कविता ऊपर आना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं आधुनिक काल का गद्य साहित्य। हम इसको इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, चाहे एक एक दिन में डिस्कस करें, मतलब हो सकता है कल सुबह से स्टार्ट हो जाए। तो इसमें भारतीय युग सबसे पहले पढ़ेंगे, तो इस तरह से। और इसके बाद आधुनिक गद्य का जो आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य रहा है उसको किस प्रकार से बांटा गया है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो हिंदी निबंध का विकास है, उसके बाद हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास और हिंदी कहानी का विकास, और इसके बाद हिंदी आलोचना का विकास, संस्मरण और रेखा चित्र का विकास, आत्मकथा एवं जीवनी का विकास और यात्रा साहित्य का विकास, और उसके बाद फिल्म, और इसको 12 भागों में बांटा गया है। तो इसमें होंगे हिंदी का विकास। तो ये तो इसमें को डिस्कस करने में 10 से 2 क्लासेस होती है, तो हो सकता जल्दी भी हो जाए। तो ये सब पूर्ण हो जाता है कि हमें ये इसी क्रम में अपने सिलेबस में दिया गया है, तो इससे हमें सारा डिस्कस करना पड़ेगा। उसमें कौन से कवि हो, कौन से रचनाकार रहे हैं, तो उनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं, उन सभी से संबंधित। और ये पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके पीडीएफ को देख भी सकते हैं। अगर आप जो पीडीएफ से संबंधित जो वीडियो होगा उसको देख सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, तो आप मैजिकल स्टडी.email@